नमस्कार, संसद समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। लोकसभा में केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर मंगलवार को सदन में चर्चा शुरू हुई। कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने केंद्र पर मणिपुर के मुद्दे की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री इस मुद्दे पर बोलें, इसलिए ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। वहीं भाजपा ने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव ऐसे प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया है जो गरीब परिवार से आते हैं और देश की गरीब जनता के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस के गौरव गोगोई ने चर्चा के लिए अपने प्रस्ताव को रखते हुए सवाल किया कि प्रधानमंत्री ने मणिपुर का दौरा क्यों नहीं किया और मणिपुर के मुख्यमंत्री को पद पर क्यों बनाए रखा। कांग्रेस सांसद ने कहा कि यह अविश्वास प्रस्ताव हम मणिपुर के लिए लाए हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारी मांग थी कि देश के मुखिया होने के नाते प्रधानमंत्री बयान दें और यहां संदेश दिया जाए कि दुख की घड़ी में हम मणिपुर में उनके साथ थे। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आज ये अविश्वास प्रस्ताव एक गरीब के बेटे के खिलाफ लाया गया है। ये प्रस्ताव उस व्यक्ति के खिलाफ है जिसने गरीबों को मकान दिए, जिसने गरीब जनता को पीने का पानी दिया, शौचालय दिए, जिसने गरीब के घर में उजाला लाने की कोशिश की। दुबे ने कहा कि विपक्षी दलों का विरोध इस बात पर है कि प्रधानमंत्री मोदी के शासनकाल में गरीब के घर में चूल्हा क्यों जल रहा है। विदेशी नेता प्रधानमंत्री का सम्मान क्यों करते हैं। उन्होंने कहा कि महाभारत में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था और भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र आदि सब मौन धारण किए हुए थे। इसी तरह आज जब विपक्ष प्रधानमंत्री का गरीबों और किसानों के एक हितैषी का चीरहरण करेगा तो जिस तरह उस समय भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र में से कोई नहीं बचा, उसी तरह 2024 में विपक्षी दलों में से कोई नहीं बचेगा। दुबे ने कहा कि विपक्षी सांसद अपने गठबंधन इंडिया की बात करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ को ही इसका विस्तृत नाम पता होगा। उन्होंने कहा कि विपक्षी गठबंधन में सारे दल एक दूसरे से लड़ रहे हैं, लेकिन नाम इंडिया रखा है। दुबे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि यह अविश्वास प्रस्ताव नहीं है बल्कि विपक्ष में विश्वास का प्रस्ताव है, जिससे ये पता चल जाए कि विपक्ष में कौन किसके साथ है। उन्होंने कहा कि एक दूसरे से लड़ने वाले दल आज प्रधानमंत्री के खिलाफ यह अविश्वास प्रस्ताव लाए हैं। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस, शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महाविकास अघाड़ी और इस गठबंधन की पूर्ववर्ती सरकार का उल्लेख करते हुए कहा कि उस समय महाराष्ट्र में हनुमान चालीसा पढ़ने पर भी रोक थी। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस के सौगत रॉय ने कहा कि केंद्र की वर्तमान सरकार संघीय ढांचे को नष्ट कर रही है और इसका नुकसान पश्चिम बंगाल झेल रहा है। सौगत रॉय ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल का मनरेगा कोष रोक लिया गया है, वहीं प्रधानमंत्री आवास योजना की निधि जारी नहीं की गई है। उन्होंने मणिपुर का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सरकार हृदय विहीन सरकार है और उसने मणिपुर के लोगों की शुद्ध नहीं ली। द्रमुक के टीआर बालू ने कहा कि पिछले काफ़ी दिनों से संसद सत्र चल रहा है लेकिन प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए। ऐसे में विपक्ष के पास अविश्वास प्रस्ताव लाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तब तमिल विभूतियों और महापुरुषों को उद्धृत करते हैं, लेकिन तमिलनाडु के साथ भेदभाव किया जा रहा है। बालू ने कहा कि तमिलनाडु के लिए एम्स की मंजूरी दी गई लेकिन अभी तक इसका निर्माण नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि मणिपुर में गंभीर स्थिति है, राज्य में बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं और हजारों लोग बेघर हो गए हैं। सपा सांसद डिंपल यादव ने चर्चा में भाग लेते हुए कहा कि मणिपुर की घटना मामूली नहीं और इस मुद्दे पर केंद्र सरकार का रवैया संवेदनहीन है और वो अहंकार में डूबी हुई है। उन्होंने इसे राज्य प्रायोजित हिंसा होने का आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदन में आना चाहिए और इस बारे में अपनी बात रखनी चाहिए। डिंपल यादव ने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री का विशेष दायित्व था कि वो हिंसा को रोकें और अगर राज्य सरकार चाहती तो 2 दिन के भीतर हिंसा नियंत्रण में लाई जा सकती थी। लोकसभा में कांग्रेस सदस्य गौरव गोगोई द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा कि ये प्रस्ताव गलत समय पर और गलत तरीके से लाया गया है। उन्होंने कहा कि आज दुनिया में भारत का प्रभाव बढ़ रहा है और विभिन्न देश भारत के साथ काम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि देश में विभिन्न क्षेत्रों में G20 की बैठकें हो रही हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2047 तक देश मजबूत राष्ट्र बनने की ओर बढ़ रहा है। रिजिजू ने पूर्ववर्ती सरकारों पर पूर्वोत्तर क्षेत्र को नज़रअंदाज करने का आरोप लगाया और कहा कि 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद इस क्षेत्र का विकास हो रहा है और ये क्षेत्र भारत का विकास इंजन बनने की ओर बढ़ा है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र को मुख्यधारा के केंद्र में लाने का काम किया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मणिपुर की स्थिति आज पैदा नहीं हुई है, बल्कि ये चिंगारी वर्षों पहले की है। उन्होंने भाजपा नीति सरकार आने के बाद पूर्वोत्तर के विकास और इस क्षेत्र में अलगाववाद को रोकने के लिए उठाए जाने वाले कार्यों का उल्लेख किया। रिजिजू ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर और लद्दाख, कश्मीर तक केंद्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों, पुलों सहित आधारभूत ढांचे के विकास की दिशा में जोरदार काम किया और आज इन इलाकों तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। चर्चा में भाग लेते हुए शिरोमणि अकाली दल एम के सिमरनजीत सिंह मान ने कहा कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा हो रही है, जो चिंता की बात है। बीजू जनता दल बीजद के नेता पिनाकी मिश्रा ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि उनकी पार्टी की स्थापना कांग्रेस के विरोध की बुनियाद पर हुई थी और वो कभी कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्थन नहीं कर सकती। उन्होंने कहा कि बीजद को लगता है कि ये अविश्वास प्रस्ताव लाने का सही समय नहीं है। मिश्रा ने कहा कि ये प्रस्ताव केवल प्रधानमंत्री को सदन में लाने के लिए लाया गया है। कांग्रेस जानती है कि हर बार प्रधानमंत्री जब सदन में बोलते हैं तो कांग्रेस को पूरी तरह धराशायी कर देते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत विपक्ष का आरोप है कि प्रधानमंत्री मोदी मणिपुर के मुद्दे पर संसद में आकर नहीं बोल रहे। मिश्रा ने कहा कि ये तो देश की जनता तय करेगी कि प्रधानमंत्री का सदन में आकर नहीं बोलना सही है या नहीं। मिश्रा ने कहा कि जहां तक मणिपुर हिंसा की बात है तो गृह मंत्री अमित शाह ने सर्वदलीय बैठक बुलाकर विस्तृत रूप से पूरा विश्लेषण दिया था, जिसमें मणिपुर से कांग्रेस के प्रतिनिधि भी थे। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जातीय हिंसा का मुद्दा पिछले 1-2 दशक का नहीं बल्कि 40-50 साल से है और पहले भी 3-4 बार ये मुद्दा इससे अधिक उग्र रूप में सामने आ चुका है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर इस समय केंद्र को जिम्मेदार ठहराने के बजाय सभी दलों को सकारात्मक सुझाव देने चाहिए। भाजपा की सुनीता दुग्गल ने कहा कि कांग्रेस जनता का विश्वास खो चुकी है और अब लोग उस पर विश्वास करने वाले नहीं हैं। चर्चा में हिस्सा लेते हुए कांग्रेस सदस्य मनीष तिवारी ने कहा कि किसी भी सरकार का मूल्यांकन 5 बिंदुओं आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा, संस्थाओं की स्वायत्तता, कूटनीतिक रिश्ते और सांप्रदायिक सद्भाव पर किया जाता है, लेकिन इन 5 बिंदुओं पर सरकार पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने कहा कि इसलिए मणिपुर या उत्तर पूर्व के किसी राज्य में सामाजिक उथल पुथल होती है तो उसका असर केवल उस राज्य पर नहीं बल्कि पूरे उत्तर पूर्व पर और देश की सुरक्षा पर पड़ता है। तिवारी ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के प्रावधान हटाए जाने का उल्लेख करते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश के गठन को 4 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक वहां चुनाव नहीं कराए गए हैं। निर्दलीय सदस्य नवनीत राणा ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए अविश्वास प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाने की घटना के कई दिन बाद जानबूझकर संसद सत्र से कुछ दिन पहले ये वीडियो जारी किया गया। निर्दलीय सदस्य ने कहा कि राजस्थान में पिछले दिनों नाबालिग से दुष्कर्म की एक घटना पर विपक्ष के एक भी सदस्य ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल मणिपुर में हिंसा के 70 दिन बाद क्यों गया। उन्होंने पूछा कि ये प्रतिनिधिमंडल राजस्थान आज तक क्यों नहीं गया। राणा ने कहा कि विपक्ष के सदस्य पूछते हैं कि प्रधानमंत्री मौन क्यों हैं। मैं उनसे पूछती हूं कि वो राजस्थान और पश्चिम बंगाल पर मौन क्यों हैं। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा के AM आरिफ ने कहा कि संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि मणिपुर जैसे गंभीर विषय पर प्रधानमंत्री को सदन में लाने के लिए पूरे विपक्ष की सर्वसम्मति से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। RSP के NK प्रेमचंद्रन ने प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि पूरे देश के अनेक हिस्सों में सांप्रदायिक वैमनस्य के मामले सामने आ रहे हैं और ऐसा अतीत में कभी नहीं देखा गया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सांप्रदायिक दंगों के पीछे लोगों के बीच विभाजन करके राजनीतिक फायदा उठाने का एजेंडा है। और आइए अब राज्यसभा की खबरें आपको बताते हैं। मंगलवार को रक्षा मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के अलग अलग 3 विधेयक पारित हुए। अब तीनों सेना के जवानों पर जरूरत पड़ने पर समान रूप से अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकेगी। जल सेना, थल सेना हो या वायुसेना के जवान, अब वो किसी के भी कमांड में काम कर रहे हों, गैर अनुशासन का कोई मामला सामने आया तो कमांडिंग ऑफिसर ही उन पर कानूनी रूप से उचित कार्रवाई कर सकेंगे। पहले जवानों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधित सेना के अधिकारी को मामला भेजा जाता था। पूरी प्रक्रिया न केवल बहुत समय लेने वाली होती थी बल्कि खर्चीली भी होती थी। इसे दूर करने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा राज्यसभा में पेश किए गए अंतर सेना संगठन कमान नियंत्रण अनुशासन विधेयक 2023 को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया।
इस विधेयक को पहले ही लोकसभा से पारित किया जा चुका है। राज्यसभा में विभिन्न दलों के सांसदों को जवाब देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विधेयक के कानून बन जाने के बाद तीनों सेना को मिलकर संयुक्त रूप से कार्य करने में गतिशीलता आएगी। उन्होंने कहा कि शायद ये पहला ऐसा विधेयक होगा जिसे बिना किसी संशोधन के पारित करने की अनुशंसा रक्षा मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति ने की हो। खुशी की बात है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विधेयक बिना किसी संशोधन के पारित भी हुआ। उन्होंने वाईएआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी के सवालों के जवाब में कहा कि देश की सुरक्षा के लिए फंड की कोई कमी नहीं। देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 3% हिस्सा ही रक्षा मंत्रालय के बजट के लिए क्यों? ज़रूरत पड़ी तो सकल घरेलू उत्पाद का 5-6% तक भी बजटीय प्रावधान किया जाएगा। सेना में खाली पदों पर बोलते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि पदों पर बहाली एक सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। एआईएडीएमके के एम थंबीदुरई के मछुआरे को लेकर दिए गए चिंता पर रक्षा मंत्री ने जवाब देते हुए कहा कि भारतीय समुद्र में अपने मछुआरों की रक्षा के लिए हमारे जवान हमेशा मुस्तैद हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो देश किसी भी वॉरफेयर के लिए पूरी तरह तैयार है। रक्षा मंत्री ने उठाए गए संशय को साफ करते हुए कहा कि अंतरसेना संगठन बनाए जाने का थिएटर कमान की प्रक्रिया पर कोई असर नहीं पड़ेगा, केवल एक आदेश के तहत सामंजस्य बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि विधेयक का प्रारूप तीनों सेनाओं का एकीकरण करने, उन्हें अधिक मजबूत बनाने और अनुशासन प्रिय बनाए जाने के लिए तैयार किया गया है। विधेयक पर राज्यसभा में भाजपा के डॉक्टर अशोक वाजपेयी, लेफ्टिनेंट जनरल वीपी वत्स, कामाख्या प्रसाद, तमिल मनीला कांग्रेस के जीके वासन, वाईएसआर कांग्रेस के विजय साई रेड्डी, एआईएडीएमके के थंबीदुरई, टीडीपी के कदकमंडला रविंद्र कुमार ने विस्तार से चर्चा की। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन 2023 विधेयक राज्यसभा के पटल पर पारित होने को रखा, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। विधेयक पर सांसदों के चर्चा के जवाब में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा, आईआईएम की ब्रांड वैल्यू विश्व स्तरीय है। कई देशों से मांग की है कि उनके यहाँ आईआईएम की स्थापना हो, ये कई देशों की मांग है। विधेयक के माध्यम से आईआईएम को ज़्यादा जवाबदेह बनाने की कोशिश है। आईआईएम मैनेजमेंट अपने कोर्सेज को वैश्विक कसौटी पर पूर्ववत आकार देता रहेगा, मगर प्रशासनिक और अनुशासनात्मक दृष्टि से अकाउंटेबिलिटी विधेयक के मार्फत फिक्स की जा सकेगी। उन्होंने बताया कि सरकारी संस्थान होने के बाद ऑटोनोमस बॉडी होने के कारण आईआईएम के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्निंग बॉडी की सरकार के प्रति कोई उत्तरदायित्व तय नहीं था। अब आईआईटी और एनआईटी की तर्ज पर राष्ट्रपति आईआईएम के विजिटर होंगे। राष्ट्रपति अब आईआईएम के मैनेजमेंट में अनुशासन और प्रशासनिक व्यवस्था पर नज़र रख सकेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि नए विधेयक के पारित होने के बाद मुंबई को भी एक आईआईएम मिल सकेगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक और राष्ट्रीय परिचर्या और प्रसूति विद्या आयोग विधेयक राज्यसभा के समक्ष पारित होने को रखा, जिस पर 9 अलग अलग दलों के सांसदों ने संक्षिप्त चर्चा के बाद ध्वनिमत से इसे पारित कर दिया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि आयोग बनने के बाद न सिर्फ मेडिकल सेवाओं का स्वस्थ विस्तार हो सकेगा, बल्कि संस्थानों की बेहतर जवाबदेही भी तय की जा सकेगी। विधेयक पर सांसदों के चर्चा के जवाब में केंद्रीय मंत्री ने देश के डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य स्वास्थ्य सेवाओं में लगे कर्मियों का आभार प्रकट करते हुए कोरोना काल को याद किया, जब तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अस्पतालों में कोरोना वॉरियर्स ने जमकर काम किया। देशवासियों की सेवा की यही वजह है कि विश्व के लिए स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र बिजनेस का एक मॉडल है, मगर भारत के लिए हेल्थ इश्यू पूरी तरह से सेवा का विषय है। उन्होंने सदन को जानकारी देते हुए बताया कि देश में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले बच्चों को उचित कॉलेज में उचित संख्या में दाखिला मिल सके, इसलिए मोदी सरकार ने देश भर में मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज की संख्या लगातार बढ़ाई है। इतना ही नहीं, विदेशों में मेडिकल स्टाफ अपनी सेवा दे सकेंगे। इसके लिए कॉलेज में विदेशी भाषाओं की पढ़ाई भी शुरू की गई है। राज्यसभा में विधायी कार्य भोजनावकाश के बाद निपटाए गए 3 विधेयक पारित हुए तो सांसदों को विशेष उल्लेख का मौका भी मिला। भोजनावकाश से पहले का समय विपक्षी हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो संसद समाचार में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।